सभी बच्चों को नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हर एक बच्चे का। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना डिटर्मिन्ड और पैशनेट भी है। ये हमारी कल्चर स्टडीज की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम एक इवैल्यूएशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस बहाने आप सभी का कल्चर स्टडीज रिवाइज भी हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि कल्चर स्टडीज शायद इस बार और ज्यादा प्रोमिनेंटली पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे राइटर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, बट उससे पहले आप सभी से एक सवाल, हाउ द जोश? क्या अभी भी आप सभी उतने डिटर्मिन्ड हो? क्या सभी अभी भी पैशनेट हो? क्या आप सभी इस दिसंबर 2025 में जेआरएफ लेने के लिए रेडी हो के नहीं? सभी आप चैट बॉक्स में लिखें एंड मीनवाइल आई विल स्टार्ट टीचिंग। चलिए अब हमारे पास जो राइटर है, जो थ्योरिस्ट है, दैट इज पॉल विलिस। आप इनकी फोटो देख सकते हो। इज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड एथनोग्राफर, एंड यस ही इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चर स्टडीज इन बर्मिंघम। चलिए अब इनका जो सबसे पहला वर्क है दैट इज लर्निंग टू लेबर, जो 1977 में पब्लिश हुआ। अब ये वर्क में उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली वर्किंग क्लास के बारे में बात करी है। उन्होंने बोला कि जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं उनमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है, भरपूर पोटेंशियल। जैसे हमारे टैरो कार्ड में जो सबसे पहला मेजर आर्काना में कार्ड है, उस कार्ड का नाम होता है द फूल। और फूल कार्ड में ये दिखाया जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर इंसान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इनफिनाइट पोटेंशियल है। तो सिमिलरली जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उन लोगों में भी इनफिनाइट पोटेंशियल है, बट वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो जो मिडिल क्लास सोसाइटी का कल्चर है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें अडेप्ट नहीं कर पाते। तो यही ये वर्क कह रहे हैं, लर्निंग टू लेबर, कि दिस बुक एक्सप्लोर व्हाई वर्किंग क्लास बॉयज ऑफन एंड अप इन वर्किंग क्लास जॉब। अब उनमें पोटेंशियल तो बहुत है, पर अगर वो उस कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करना चाहेंगे, इवॉल्व नहीं होना चाहना चाहेंगे, तो इवेंचुअली दे विल एंड अप इन वर्किंग क्लास जॉब्स ओनली। ठीक है, ये आपको याद करना है, लर्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी वर्क में हमने एक टर्म देखा दैट इज कल्चरल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट। अब ये कहते हैं कि जो कल्चर है दैट इज कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड वन जनरेशन आफ्टर द अदर जनरेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से डॉक्टर है। अब डॉक्टर है, वो अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाएगा, अपने ग्रैंडसन को भी वो बनाएगा डॉक्टर, और उससे ग्रेट ग्रैंडसन को भी वो डॉक्टर ही बनाएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इट इज बीइंग रिप्रोड्यूस्ड। तो सिमिलरली यही कल्चर रिप्रोडक्शन कहता है कि जो स्कूल एंड सोसाइटी है वो उनका जो तरीका सिखाने का वो तो एडवांस्ड एंड सिविलाइज्ड ही है, वो तो मिडिल क्लास वे ऑफ थिंकिंग को ही प्रमोट करते हैं। बट जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं। अब स्कूल क्या कहता है कि भाई आपको धीरे बोलना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको पॉलिश लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश बोलो आप। बट वर्किंग क्लास के लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये सारी चीजें अनकूल है, ट्रेंडी नहीं है। तो एट द एंड क्या होता है? वर्किंग क्लास वाला वर्किंग क्लास वाली जॉब ही लेता है। तो वो जो साइकिल क्या हुआ? रिपीट हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया। यही कल्चर रिप्रोडक्शन। आई होप सभी को इतना क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अगला एक टर्म है दैट इज पार्शियल पेनिट्रेशन। अब वैसे पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सीइंग थ्रू द सिस्टम, सिस्टम को बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना। मतलब लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर मैं बोलूं आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट कर रहे हो, तो मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो, उनके सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो, पूरा उनका हायरार्की जो साइकिल है उसको बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो, यू आर पेनिट्रेटिंग थ्रू द सिस्टम। पर यहां पर पार्शियल का मतलब क्या है? कि आप दिल से नहीं कर रहे, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम, आप सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो, यू अंडरस्टैंडिंग इट, बट आप उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए पार्शियल पेनिट्रेशन।
इट मीन्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ द स्कूल सिस्टम वर्क। अगर एग्जांपल हम स्कूल की ले तो बच्चों को पता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, इंग्लिश बोलनी है, पॉलिश लैंग्वेज का प्रयोग करना है, आपको फ्रेंड्स भी बनाने हैं, आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है, पढ़ाई भी करना, होमवर्क भी करना है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी करनी है, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है। बट कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली वर्किंग क्लास के लोग। दे नो, वो पूरे सिस्टम में पेनिट्रेट उन्होंने करा है, दे अंडरस्टैंड द रूल्स, दे अंडरस्टैंड द नॉर्म्स, दे अंडरस्टैंड द रेगुलेशंस, बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हो गया पार्शियल पेनिट्रेशन। अगर हम सिंपलेस्ट वर्ड्स की बात करें, दे नो व्हाट टीचर्स वांट, उनको पता टीचर्स को क्या चाहिए, हाउ स्कूल वर्क्स, उनको सब पता है, बट दे रेजिस्ट और इग्नोर इट विदाउट चेंजिंग द सिस्टम। वो रेजिस्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, पार्शियल पेनिट्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट एक टर्म है दैट इज शॉप फ्लोर कल्चर। अब ये टर्म पॉल विलिस ने दिया है। अब वो ये कहना चाहते हैं कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो अपने एबिलिटीज में, अपने स्किल्स में, अपने जॉब्स में और अपने रिलेशनशिप्स में प्राइड महसूस करते हैं। उसको कहते हैं शॉप फ्लोर कल्चर। अब इंडस्ट्रीज में जहां पर वो काम करते हैं वो फ्लोर पे ही होता है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसलिए शॉप फ्लोर नाम है। तो शॉप फ्लोर कल्चर द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैल्यूज एंड प्राइड found in working class manual labor communities. It's about how people see work, skill and respect in everyday life. Learning to labor इनका पहला वर्क था 1977 में। अब इनका दूसरा वर्क क्या है, प्रोफेन कल्चर 1978, जिसमें इन्होंने प्रॉपरली सब कल्चर्स की बात करी है। बस आई होप सभी को इतना क्लियर है। पॉल विलिस में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास आता है साइमन जॉन्स। अब पॉल विलिस हमने पढ़ा है कि वो एथनोग्राफर है, सोशियोलॉजिस्ट है, तो सिमिलरली साइमन जॉन्स भी सोशियोलॉजिस्ट है फॉर कार्डिफ यूनिवर्सिटी। इन्होंने यूथ कल्चर के बारे में स्टडी करा है, म्यूजिक के बारे में, एथनिक आइडेंटिटी के बारे में, particularly how young people in multiracial cities form new social identities। इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, बस आपको यही पढ़ना है कि सोशियोलॉजिस्ट, दैट्स इट। तो इनका जो सबसे पहला वर्क है दैट इज ब्लैक कल्चर, व्हाइट यूथ, द रेगे ट्रेडिशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। फिर व्हाई म्यूजिक मैटर, फिर कल्चरल प्रोडक्शन इन एंड बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट, बस, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आता है द वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन कल्चर थ्योरिस्ट अर्जुन अप्पादुराई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कहां पैदा हुए, मुंबई में पैदा हुए हैं, एंड ही को फाउंडेड पब्लिक कल्चर जर्नल एंड पुकार, द नॉन प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब इनका जो एक तो मैं कंसेप्ट है स्केप्स का, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अभी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या है, पर आपको वो याद करना है। बट इससे पहले इनका जो सबसे पहला वर्क है दैट इज वर्शिप एंड कॉन्फ्लिक्ट अंडर कॉलोनियल रूल, अ साउथ इंडियन केस। ये इनका पीएचडी रिसर्च से लिया गया है। अगला वर्क इज द सोशल लाइफ ऑफ थिंग्स कमोडिटीज इन कल्चरल पर्सपेक्टिव। तीसरा हमारे पास डिसजंक्टर एंड डिफरेंस इन द ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी, और इसी वर्क में इन्होंने स्केप्स का फ्रेमवर्क दिया है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। फिर अगला वर्क जो आपको याद करना है, मॉडर्निटी एट लार्ज, कल्चर डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स, एन एसे ऑन द ज्योग्राफी ऑफ एंगर, द फ्यूचर ऑफ कल्चर, फैक्ट, एसेज ऑन ग्लोबल कंडीशन, banking on words, the failure of language in the age of derivative finance। चलिए, अब इनका कंसेप्ट आया है स्केप्स का। अब ये कहते हैं कि कल्चर हर जगह पे स्प्रेड होता है एंड वो 5 डिफरेंट डायमेंशन से स्प्रेड होता है, 5 डिफरेंट डायमेंशंस, और 5 डिफरेंट डायमेंशन जिससे कल्चर स्प्रेड होता है उसको कहते हैं स्केप्स। और सबसे पहला डायमेंशन क्या, एथनोस्केप। और वो कह रहे हैं सबसे पहले जो कल्चर स्प्रेड हो रहा है दैट इज बीइंग स्प्रेड बाय पीपल। लेट्स से कि मैं कनाडा चला गया,
अब मैं इंडियन कल्चर को लेके कनाडा चला गया, अब इंडियन कल्चर और कैनेडियन कल्चर मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कल्चर स्प्रेड हो रहा है। तो व्हेन कल्चर इज बीइंग स्प्रेड ड्यू टू पीपल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, उसको कहते हैं एथनोस्केप। These people carry their culture with them and influence the cultures of countries they go to. तो एथनोस्केप होता है पीपल, ठीक है, माइग्रेशन से, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डायस्पोरा भी कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट बन जाता है। चलिए फिर हमारे पास आता है मीडिया स्केप। इसका मतलब ये है कि जब इंफॉर्मेशन और मीडिया पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि टीवी हो गया, फिल्म हो गया, इंटरनेट, न्यूज, सोशल मीडिया, ये हो गया मीडिया स्केप। अब पीपल एवरीवेयर नाउ कैन सी द सेम इमेजेस एंड स्टोरीज इन्फ्लुएंसिंग देयर ड्रीम्स, लाइफस्टाइल्स एंड वर्ल्ड व्यूज। अगर हम बात करें कोरियन ड्रामास की, तो कोरियन ड्रामास क्या है, सिर्फ इंडिया में थोड़ी आए हैं, सिर्फ साउथ कोरिया में थोड़ी चले हैं, वो पूरे वर्ल्ड में ड्रामास चले हैं, कोरियन ड्रामास, राइट, वो गया मीडिया स्केप। अब जो थर्ड है दैट इज टेक्नोस्केप। अब इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी कैसे मूव करी, ठीक है। लेट्स से चाइना ने एक मोबाइल फोन बनाया एंड चाइना ने मोबाइल फोन बनाने के बाद हर कंट्री में भेज दिया, प्रॉफिट भी कमाया और वो प्रोडक्ट हर जगह पे स्प्रेड हो गया। ये हो गया टेक्नोस्केप। टेक्नोस्केप का मतलब टेक्नोलॉजी। चलिए फिर आता है फाइनेंशियोस्केप। इसका मतलब मनी, कि मनी और कैपिटल कैसे अक्रॉस दी वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा है। अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं अपने कैनेडियन फ्रेंड को पैसा भेज सकता हूं, या फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टार्टअप्स। मनी मूव्स इंस्टेंटली क्रिएटिंग अ ग्लोबल इकोनॉमी। ये पांचों स्केप्स आपको याद करने हैं। लास्ट हमारे पास है आइडियोस्केप। इसका मतलब क्या है, आइडियाज और बिलीव्स एंड वैल्यूज कैसे स्प्रेड हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेमिनिज्म थ्रू ग्लोबल मीडिया। सिंपल। आई होप आप सभी को इतना क्लियर है और आपको इतना याद रखना है 5 स्केप्स, ठीक है। अर्जुन जी ने दिया है, मुंबई में पैदा हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्लिफोर्ड गर्ट्ज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी पेपर जून 2025 में आया था टर्म कि थिक डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, वो इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनको। ओके, पहला, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस ये देख लो, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी एंड ही वाज ट्रेन्ड इन क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी। इनका सबसे पहला जो वर्क है दैट इज रिलीजन ऑफ जावा। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स दूसरा है, इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस। इसमें कैसे बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था डीप प्ले नोट्स ऑन द बैलेनीज कॉकफाइट। अब इसी में एक ऐसे और था जिसका नाम था द थिक डिस्क्रिप्शन, वहीं से लिया गया था थिक डिस्क्रिप्शन। फिर निगारा द थिएटर स्टेट इन 19th सेंचुरी बाली, ठीक है। अब थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी कल्चर को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हो, इन वेरी डिटेल, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो अपने तरीके से उसका एनालिसिस कर रहे हो, वो था थिक डिस्क्रिप्शन। आप सिर्फ कल्चर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ उसको पढ़ नहीं रहे हो, उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम कर रहे हो, एक एक लेयर, एक एक डायमेंशन आप पढ़ रहे हो, दैट इज थिक डिस्क्रिप्शन। अगर पेपर में पूछा जाए थिक डिस्क्रिप्शन किसने कॉइन करा है, तो आपको पता है क्लिफोर्ड जी ने करा है। इस जून 2025 में भी इस पे क्वेश्चन आया था, जिसने पेपर दिया था उनको पता है। एंड एग्जाम से पहले, जून 2025 से पहले मैंने ये आपको यूट्यूब पे भी करवाया था, पीवाईक्यूज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है टेरी ईगल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बस आप वर्क्स देख लीजिए, इसको आपको याद करना है। नंबर 1 इज मिथ ऑफ पावर, नंबर 2 मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिर क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी, लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, सर्वे ऑफ मेजर लिटरेरी थ्योरी, फिर आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक
एल्यूजन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, आफ्टर थ्योरी, ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। अब पेपर में आ जाएंगे तो अब ब्लैंक नहीं हो जाओगे कि भाई पेपर कहां से आ गया, यहां से आया। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास आता है हेरोल्ड आइनस। ओके, इनका सबसे पहला वर्क इज द फर ट्रेड इन कनाडा, फिर द कोड फिशरीज, फिर एम्पायर एंड कम्युनिकेशंस, द बायर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। चलिए, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्टेपल थीसिस। वैसे स्टेपल का मतलब होता है रिसोर्सेस या रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, अगर मैं बोलूं कि इंडिया ने अपना रॉ मटेरियल जो है वो कनाडा में भेज दिया है, बाकी कंट्रीज में भेज दिया, ठीक है, इंडिया ने ये करा, तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अपनी रिसोर्सेज भेजी, अपने स्टेपल्स भेजे, तो उन्होंने पैसा तो कमाया बट पैसे के साथ साथ और भी डेवलपमेंट कर लिया। अब क्योंकि उनको भेजना है रॉ मटेरियल, उसकी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गई, वाटरवेज इंप्रूव हो गया, एयरवेज इंप्रूव हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, पूरे नेशन की इकोनॉमी इंप्रूव हो गई। यही स्टेपल थीसिस कहता है। स्टेपल का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस जो आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो। वो कह रहे एक्सपोर्ट से आप पैसा तो कमा रहे हो, पर इसके साथ साथ आपके नेशन की इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है। कि ये स्टेपल थीसिस। अब दूसरा, टाइम बायस्ड वर्सेस स्पेस्ड बायस्ड। टाइम बायस्ड वो कम्युनिकेशन है दैट इज बिल्ड टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो चाहते हो कि लंबे समय के लिए रहे। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या हो जाएंगे, टाइम बायस्ड मीडिया। जो मीडिया लंबे टाइम तक रहेगा उसको टाइम बायस्ड मीडिया कहते हैं। एंड दूसरा, स्पेस्ड बायस्ड मीडिया, इनका काम क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है क्विकली ओवर डिस्टेंसेस। जो लॉन्ग डिस्टेंस में स्प्रेड होगा उसको कहेंगे स्पेस्ड बायस्ड। एंड इधर क्या है, लॉन्ग टाइम, इधर क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस। बस इतना, कुछ और आपको नहीं पढ़ना। किसके नाम के साथ ये टर्म एसोसिएटेड है वो आपको याद करना है। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास आते हैं लॉरेंस ग्रॉसबर्ग। इनके ये वर्क्स देख लीजिए आप। We gotta get out of this place, culture studies, bringing it all back home, new keywords, culture studies। बस ये आपको लर्न करने हैं, दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है मैनुअल कैस्टल्स। अब इनका सबसे पहला वर्क इज द अर्बन क्वेश्चन, ये भी आपको याद करना है। द इंफॉर्मेशन एज ट्रायोलॉजी, ये भी याद करना है। कम्युनिकेशन पावर, ये भी याद करना है। नेटवर्क्स ऑफ आउटरीच एंड होप, ये भी आपको याद करना है, लर्न। फिर हमारे पास आता है मार्क फिशर। एंड मार्क फिशर के वर्क्स देख लीजिए। कैपिटलिस्ट रियलिज्म, गोस्ट ऑफ माय लाइफ, राइटिंग्स ऑन डिप्रेशन, हॉन्टोलॉजी एंड लॉस्ट फ्यूचर्स, वियर्ड एंड द एरी, फोर्थ द गे पंक, द कलेक्टेड एंड अनकलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ मार्क फिशर 2018। ओके, ये सारे वर्क्स आपको याद करने हैं। अब इनका जो सबसे पहला की टर्म है दैट इज कैपिटलिस्ट रियलिज्म। ओके, अब कैपिटलिस्ट रियलिज्म क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। अब ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, सभी लोगों को लगता है कि इसके बहुत ही डिसएडवांटेजेस हैं, ये बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे चलो मान लिया कि डिसएडवांटेजेस ये है, डेंजरस है, यू कांट गो अहेड विद इट, बट इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। एंड ये लोग कहते हैं, जो कैपिटलिज्म रियलिज्म है, ये टर्म कहता है कि हमने मान लिया कि कैपिटलिज्म एक डोमिनेंट है, कैपिटलिज्म डेंजरस है, कैपिटलिज्म के फायदे नहीं है, बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटलिस्ट रियलिज्म। एंड लोगों ने
इसको क्या बोला है? डिप्रेसिव रियलिज्म। क्यों? बिकॉज हमारे पास जब ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वी विल बी स्टक, डिप्रेस्ड, पावरलेस। सिंपल, यह कैपिटलिस्ट रियलिज्म। एंड दूसरा टर्म हमारे पास है, दैट इज हॉन्टोलॉजी। हॉन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि जब पास्ट में हम सभी ने कुछ ना कुछ इमेजिन करा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर पास्ट में इमेजिन करा था कि भाई 21st सेंचुरी ऐसी होगी जिसमें प्रॉपर हर जगह टेक्नोलॉजी होगी, इक्वालिटी होगी, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, प्रॉपर इंडिया यूटोपिया बन जाएगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। अब मैंने इमेजिन करा बट वैसा हुआ नहीं, तो मुझे अचीव नहीं हुआ जो मैं चाहता था। अब मेरे पास के जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट में आ गए। अब जब पास्ट के थॉट्स, जहां पर मैं होप में था कि कुछ अच्छा हो जाएगा बट नहीं हुआ, वो प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो मेरे साथ क्या होगा? आई विल बी हॉन्टेड। वाई? बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। That is hauntology. So hauntology is the idea that culture is haunted by the futures that never happened. वो फ्यूचर नहीं हुआ। मैं चाहता था इंडिया यूटोपिया बन जाए बट वो नहीं बना। लॉन्ग अगो पीपल इमेजिन्ड अ बेटर वर्ल्ड। पुराने समय में लोग चाहते थे कि बेटर वर्ल्ड बन जाए, मोर फ्रीडम आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, क्रिएटिविटी आ जाए, बट दीज ड्रीम्स वर नेवर रियलाइज्ड। कभी ये मिला ही नहीं उनको। So the past keeps coming back. अब पास्ट वापस आ रहा है like a ghost. ठीक है? सोसाइटी अब can't move freely forward and they are haunted. Now people are haunted by the past memories. Why? Because of unfulfilled desires. चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्लावो जिजैक, स्लोवेनियन फिलोसोफर, कल्चरल क्रिटिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट। अब इनके मेजर वर्क्स देख लीजिए, सबलाइम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, परवर्ट्स गाइड टू सिनेमा, लिविंग इन द एंड टाइम, परवर्ट गाइड्स टू आइडियोलॉजी। ठीक है, ये दोनों परवर्ट्स वाली जो है ये डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, चलिए इनका जो सबसे पहला टर्म जो इंपॉर्टेंट, दैट इज सिनिकल रीजन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमें पता है कि जितना भी जो सिस्टम है वो अनफेयर है, करप्ट है, एक्सप्लॉयटेटिव है। ठीक है, हमें सब पता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट है, एक्सप्लॉयटेटिव है, कुछ भी हमारे वेलफेयर में नहीं हो रहा है। बट क्या हम एक्शन मोड में आ गए ये सब करने के लिए? नॉट एट ऑल। हमें पता है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट, वी आर डूइंग नथिंग। हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, सो नो एक्शन इज बीइंग टेकन बाय अस। ये होता है सिनिकल रीजन। वी नो द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, बट हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें लग रहा है कि भाई हमने 4-5 व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दी, इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, हमने पार्टिसिपेट कर दिया, इनफ है। नहीं, आपने एग्जैक्टली एक्शन क्या करा? जब जून 2025 का पेपर बहुत ही ज्यादा बुरा आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ही ऑब्सक्योर, बहुत ही माइनर राइटर्स, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आ गया था। लोगों ने मेल भेजनी शुरू कर दी यूजीसी को, एनटीए को। ठीक है, बट किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। दे पार्टिसिपेटेड, एक्शन नहीं लिया, नो बडी। जो हमने लिया था, जो हेलो अंग्रेजी ने लिया था, जब हमने लीगल केस भी करा था, हम एनटीए के ऑफिस में भी गए थे, यूजीसी के ऑफिस में भी गए थे, एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी एप्लीकेशन हम सभी ने भेजी थी, तो वी पार्टिसिपेटेड। बट जब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्शन कोई भी नहीं लेते, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिस इज सिनिकल रीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास होता है हिग्लोलेकेनियन सब्जेक्ट। अब ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है कभी भी उनकी आइडेंटिटी अकेली नहीं होती, नेवर। ठीक है, अगर बोलूं अमन कौन है
ठीक है, तो ये कहता है, ये वाला कंसेप्ट कहता है अमन अकेले की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम अमन को किसी के साथ एसोसिएट कर देंगे कि अमन सर वही हेलो अंग्रेजी वाले, ठीक है, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, एंड ये तो कंसेप्ट हो गया अकॉर्डिंग टू हीगल। इंसान की आइडेंटिटी तब होती है जब हम उसको किसी ना किसी के साथ एसोसिएट कर देते हैं। एंड लेकिन कहता है कि वी आर ऑफन कंफ्यूज्ड बिटवीन आवर कॉन्शियस थॉट्स एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स। ठीक है, मे बी अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है तो आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस ये याद कर लो कि हीगलो लेकेनियन सब्जेक्ट वाला टर्म किसके नाम के साथ एसोसिएटेड है। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है, बस कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टर गार्सिया कैनक्लीनी। ओके, इनके वर्क्स देख लो, हाइब्रिड कल्चर्स, कंज्यूमर्स एंड सिटीजन्स, इमेजिन ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल इंडस्ट्रीज एंड मैक्सिकोज डेवलपमेंट, ये आप लर्न कर लीजिए। ओके, फिर हमारे पास आता है एडवर्ड बर्नेट टेलर। इनका सबसे पहला वर्क एनाहुआक, रिसर्चेस इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, प्रिमिटिव कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। देखो मैं तो तेज तेज ऐसे बोल के पढ़ रहा हूं, बट आपको ये सारे वर्क्स याद करने हैं। आपके पास नोट्स नहीं है, आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है सब। चलिए, फिर हमारे पास था फ्रांस बोआउस। चलिए, ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, इनका सबसे पहला वर्क द सेंट्रल एक्सकीमो, दूसरा क्वाइटुअल एथनोग्राफी, तीसरा द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। अब इनका जो वर्क है दैट इज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। अब ये कहते हैं कि हमेशा से हमने एक फैक्ट सुना है, क्या, कि जो कल्चर है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, पहले सैवेज था, ठीक है, फिर वाइल्ड था, फिर सिविलाइज था, वाइल्ड या बारबेरियन था। तो बेसिकली क्या था कि हम सैवेज थे, सिविलाइज्ड बने, या पहले बहुत ही हम ट्रेडिशनल कल्चर था, फिर धीरे 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 ग्रोथ होके सिविलाइज्ड बन गया। यही फैक्ट हमने हमेशा से सुना है कि एक प्रॉपर एक फिक्स्ड उनका पैटर्न था, फिक्स्ड उनका स्ट्रीमलाइन कल्चर था कि आप पहले ट्रेडिशनल थे, फिर आप सिविलाइज्ड बन गए। बट हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कहता है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है, बट हमारा अपना पर्टिकुलर तरीका था इवॉल्व होने का। आपके हिसाब से इवॉल्व नहीं होंगे। जो पुराने थ्योरिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते थे कि पहले हम सिविलाइज्ड सैवेज थे, फिर हम बारबेरियन बने, फिर हम सिविलाइज्ड बने, कहते हमारा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था ना, हमारा फिक्स्ड पैटर्न था कि ये बैकवर्ड सोसाइटी थी अब एडवांस्ड बन गई है, नहीं, हमारा अपना पाथ था which was influenced by its environment, contact with other cultures and historical events. जब कल्चर अपने ही तरीके से, अपने पर्टिकुलर तरीके से इवॉल्व करता है, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। फिर हमारे पास है रथ बेनेडिक्ट। इनके आप वर्क्स देख लीजिए, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, रेसेस ऑफ मैनकाइंड, क्रिस्टियनिज्म एंड द स्वॉर्ड। जॉर्ज गवर्नर, इनके वर्क्स देख लीजिए, वायलेंस एंड टेरर इन द मास मीडिया एंड एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, ट्रिम्प ऑफ द इमेज, इमर्जिंग न्यू ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अ स्ट्रगल फॉर नेशनल मीडिया पॉलिसी, इज अ कलेक्शन ऑफ गर्बर्स एसेज एंड पब्लिक टॉक्स। ये सारे के सारे वर्क्स आपको याद करने हैं। फिर इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट है दैट इज कल्टीवेशन थ्योरी। ओके, अब वो कहते हैं कि जब आप बहुत ही ज्यादा टीवी देखते हो या बहुत ही ज्यादा फोन चलाते हो या बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हो, तो जो आपको रील्स दिख रही हैं, जो आप टीवी पे बार बार देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कल्टीवेट हो रहा है।
क्या एकदम से कल्टीवेट हो गया? नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कल्टीवेशन मेथड होता है। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है। कल्टीवेशन थ्योरी क्या कहता है? जब आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी बन जाती है। ठीक है, अब इसमें जैसा एक और वर्ल्ड है, दैट इज मीन अ वर्ल्ड सिंड्रोम। अब ये कहते हैं कि जब आप बहुत ही ज्यादा टीवी या कोई भी मीडियम देखते हो तो आपका दिमाग कल्टीवेट होता है। ठीक है, बट जब आप बहुत ही वॉयलेंट, बहुत ही नेगेटिव मीडिया देख रहे हो तो आपके मन के अंदर एक डर बैठ जाता है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत ही मीन है, पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस है। Right? For example, someone who watches crime shows nightly believes crime rates are skyrocketing and avoids going out at night. तो बार बार क्राइम सीन्स देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, बहुत लोग ऐसे करते हैं, वो अगर आप क्राइम पेट्रोल को 2 से 3 हफ्ते लगातार देख लो तो आपको घर वालों पे भी शक हो जाता है। राइट? यही मीन वर्ल्ड सिंड्रोम है। अगर आप एक ही चीज को बार बार देखोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगा। अब जो क्राइम पेट्रोल 3 से 4 हफ्ते देखेगा, अब जब उसको घर वालों पे भी शक हो जाएगा, अब उसकी जिंदगी तो भाई बर्बाद वहीं हो गई। उसको हर जगह डर लगेगा, बाहर अकेले नहीं जाएगा, या जिसके साथ जाएगा उसको उस पर भी शक हो जाएगा, तो वो डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉल लेजरफेल्ड। ओके, अब इनका सबसे पहला वर्क क्या है? मैरिथनल सोशियोग्राफी ऑफ अनएम्प्लॉयड कम्युनिटी। नंबर 2 इज अ पीपल चॉइस एंड नंबर 3 इज पर्सनल इन्फ्लुएंस। अब पीपल चॉइस में एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे जब भी मैसेज स्प्रेड होता है उसके 2 पाथवेज है, डायरेक्ट नहीं पहुंचता ऑडियंस तक। ओके, सबसे पहले जो मीडिया का मैसेज है वो किसके पास पहुंचता है? ओपिनियन लीडर्स के पास। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? इंटेलेक्चुअल लोग जिनके पास उनका ओपिनियन है, जैसे टीचर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। तो सबसे पहले क्या होता है? इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वहां से इनको मिल गया, इन्होंने करंट अफेयर्स पढ़े, वहां से इनको मिल गया, इन्होंने टीवी देखा, इनको वहां से इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेप, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? जो ओपिनियन लीडर्स हैं ये अब दूसरे लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। तो सीधा ऑडियंस तक ऐसे नहीं पहुंचा, पहले मैसेज ओपिनियन लीडर्स के पास गया, ओपिनियन लीडर्स ने ऑडियंस को दिया। मान लो कि वो फैक्ट है, पहले जहां यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके टीचर ने करंट अफेयर पढ़ लिया। अब पहले उनके टीचर ने पढ़ लिया तो मैसेज पर उनके टीचर के पास गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अब टीचर अपने एस्पिरेंट्स को देगा। ये वो कह रहे हैं 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि जो मीडिया मैसेज है डोंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एवरीबॉडी, इंस्टेड फर्स्ट रीच ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स कौन है? वो लोग जो बहुत एक्टिव है, इन्फॉर्म्ड है, सोशली कनेक्टेड है, एंड देन फ्लो फ्रॉम दीज लीडर्स टू अदर्स थ्रू पर्सनल टॉक्स एंड डिस्कशंस। सिंपल। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। वो कहते हैं कि मीडिया डजंट कंप्लीटली चेंज पीपल्स बिलीफ और बिहेवियर। अब इनकी सोच कुछ और है। वो कहते हैं कि मीडिया हमारे बिलीफ, हमारे आइडियाज को कंप्लीटली चेंज नहीं करती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ 2 to 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 इज सिलेक्टिव एक्सपोजर। लेट्स से मैं XYZ पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करता हूं, तो मैं सारी की सारी वही ट्वीट्स देखूंगा, वही न्यूज देखूंगा जो XYZ के फेवर में है। अगर मुझे कोई भी एंटी XYZ ट्वीट दिख गया तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। तो मैंने अपने आप को सिलेक्टिव एक्सपोजर में डाला है। दूसरा, सिलेक्टिव परसेप्शन। अब लेट्स से एक न्यूज मैंने देखी, एक किसी और ने देखी, सेम न्यूज है, मेरा ओपिनियन कुछ और होगा, उस इंसान का कुछ और होगा। मैंने अपने कन्वीनियंस से उसको परसीव करा, उसने अपने कन्वीनियंस से उसको परसीव करा। ठीक है। तीसरा, सिलेक्टिव रिटेंशन। अब जो मुझे लगेगा मेरे लिए जरूरी है मैं उसको रिटेन करूंगा, जो मुझे लगेगा भाई नहीं जरूरी उसको मैं इंफॉर्मेशन को स्किप कर दूंगा।
तो जब हर चीज सिलेक्टिव है, हर चीज मेरे हाथ में है, तो यही है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। तो हाउ कैन मीडिया कंप्लीटली चेंज माय बिलीफ और बिहेवियर? तो मीडिया की पावर क्या होगी? लिमिटेड। Why? Because people selectively choose what they want to read or watch, interpret message in their own way, and remember only what matches their beliefs. ये हो गया लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। ओके, फिर हमारे पास आता है नारकोटाइजिंग डायसफंक्शन। वो कहते हैं कि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मीडिया से मिल जाती है, हमें लगता है कि भाई हम इंफॉर्म्ड हैं, हमें लगता है कि अब बस हो गया, मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई, मैं बहुत नॉलेजेबल हो गया। बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है तो आप पैसिव हो जाते हो। जैसे नारकोटिक्स आपको कर देते हैं, ड्रग्स आपको कर देते हैं, तो सिमिलरली आप पैसिव हो जाते हो। वाई? बिकॉज आप लोगों को लगना लग जाता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, एक दो स्टेटस डाल दिए, आपको लगा मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। बट नहीं, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। देयरफॉर आप क्या बन गए? आप पैसिव बन गए, डाइस फंक्शन हो गया। Right? So media overloads people with news, opinions and analysis. This creates a false sense of engagement. People mistake awareness for involvement. अब उसको लगता है कि मैं अवेयर हूं, मुझे सारी इंफॉर्मेशन है, अब उसको लगता है कि the more I am aware, the more I am participating, but ऐसा नहीं है। You need to take a solid action. The narcotizing dysfunction. Okay, फिर हमारे पास आता है यूरी लॉटमैन। आई गेस ये लास्ट है। फिर इसमें मेजर वर्क्स है एनालिसिस ऑफ पोएटिक टेक्स्ट, यूनिवर्स ऑफ माइंड, कल्चर एंड एक्सप्लोजिशन। ये आपको याद करने हैं। हाँ, अब इनका जो वर्क है दैट इज सेमियोस्फेयर। अब वो कहते हैं कि जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब कहां रहते हैं? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में रहते हैं, हम सबने पढ़ा है, बायो मीन्स लाइफ, राइट? बट कह रहे जितने भी साइन है, मीनिंग है, कम्युनिकेशन है, वो सारे सेमियोस्फेयर में रहते हैं। इंसान बायोस्फेयर में रहते हैं, जो सिंबल, साइन, कम्युनिकेशन, मीनिंग या एनीथिंग दैट कैरीज अ मीनिंग, वो सब कहां रहते हैं? सेमियोस्फेयर में। ठीक है, सेमियोस्फेयर में क्या क्या? एवरीथिंग दैट प्रोड्यूसेस और कैरीज मीनिंग। ठीक है, मतलब लैंग्वेज, आर्ट, फैशन, मीडिया, लिटरेचर, रिचुअल्स, ये सब चीज सेमियोस्फेयर का पार्ट है। बस इतना आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, यहां ये लास्ट थ्योरिस्ट था। बस दो तीन चीजें हम और याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1 इज इंटरसेक्शनैलिटी बाय किम्बर क्रेनशॉ। अब इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? जब डिफरेंट पीपल की आइडेंटिटीज, आई मीन जब डिफरेंट आइडेंटिटीज दे ऑल वर्क टुगेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक के साथ साथ वो पुअर भी हो सकता है। ठीक है, पुअर के साथ साथ वो करप्ट भी हो सकता है। तो एक ही टाइम पे 3 आइडेंटिटीज है एक इंसान की, तो ये क्या होगा? इंटरसेक्शनैलिटी। अब इंटरसेक्शनैलिटी में क्रेनशॉ क्या कहते हैं? प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई इशू के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम कलर के बारे में पढ़ेंगे, हम सेक्सिज्म के बारे या रेसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम सिर्फ इस मुद्दे पे फोकस करेंगे। ये बीइंग पुअर, जो उनका हंगर है, और ये जो करप्शन है, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। बट दिस इग्नोर्स पीपल हु फेस बोथ एट वंस, लाइक ब्लैक वुमेन हु माइट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन अ वे दैट इज नॉट कैप्चर्ड बाय सेक्सिज्म और रेसिज्म अलोन। पर इंटरसेक्शनैलिटी में आपको इतना याद करना है, डिफरेंट आइडेंटिटीज आर वर्किंग टुगेदर। ओके, किसने दिया है? किम्बरले क्रेनशॉ। ओके, फिर हमारे पास होता है जीन लक नैंसी। अब इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ना है, दैट इज बीइंग इज ऑलवेज बीइंग विद। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। टू एग्जिस्ट मीन्स टू एग्जिस्ट विद समबडी। अकेले अमन कुछ नहीं है। अमन की इंपॉर्टेंस तब आएगी जब मैं उसको किसी और चीज के साथ उसको जोड़ूंगा। Aman is always in a relation either with people, either with world, either language, either with history, either with sensations. यही होता है being का मतलब होता है being with. Exist का मतलब है किसी के साथ exist करना, अकेले कुछ नहीं है. We are unique,
बट नेवर आइसोलेटेड, हम अकेले नहीं है, वी ऑलवेज इन रिलेशन। लास्ट, शायद जो इस बार पेपर में भी आया था, टेरिटोरियलाइजेशन। ओरिजिनली ये टर्म किसने दिया है? प्रोफेसर गाइल डेल्यूज एंड फेलिक्स गुटेरी इन देयर वर्क एंटी इडिपस 1972 एंड थाउजेंड प्लेट्यूज 1980। अब टेरिटोरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉर्डर क्रिएट कर देना, या ऑर्डर या कोई भी रूल या स्ट्रक्चर क्रिएट करना। समझाता हूं कैसे। अब पहले आप ये देखो, फुल मीनिंग मतलब मेकिंग बाउंड्रीज। टेरिटोरियलाइजेशन इज सेट ऑफ सेटिंग लिमिट्स, डिफाइनिंग रूल्स, क्रिएटिंग आइडेंटिटीज, एस्टैब्लिशिंग रूल। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में ये बोल दिया गया कि छोटी हाइट वाले बच्चे आगे खड़ेंगे, उसकी हाइट वाइज आप खड़े होगे जब भी प्रेयर होगी, असेंबली होगी, तो ये रूल बन गया। अब ये रूल बन गया तो ये क्या हो गया? टेरिटोरियलाइजेशन। ठीक है, ओके, ये तो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 क्या है? अब मैं मान लिया कि एक कमरा है जो बहुत ही गंदा है, बहुत ही बुरी कंडीशन में उसको रखा हुआ है, चादर उसकी पूरी खराब है, जाले लगे हुए हैं, तो आपने क्या करा? उस मेसी रूम को बिल्कुल क्लीन कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? टेरिटोरियलाइजेशन कर दिया। तो जब भी आप किसी चीज को एक स्ट्रक्चर तरीके से कर देते हो, या कोई रूल लगा देते हो, कोई बाउंड्री सेट कर देते हो, उसको कहते हैं टेरिटोरियलाइजेशन। ये कहीं भी हो सकता है, आप सोसाइटी में भी कर सकते हो, कल्चर में भी, पॉलिटिक्स में भी, पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, जब आप टेरिटोरियलाइजेशन कर देते हो, उससे क्या हो जाता है? वो चीज और स्टेबल हो जाती है, और प्रेडिक्टेबल हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, अब आपको ये भी याद करना है, लेट्स से कि हमने कोई एक रूल है सोसाइटी में। क्या रूल है? कि आपको पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, ये रूल है। तो जब रूल बनेगा तो क्या हो जाएगा? टेरिटोरियलाइजेशन। अब लेट्स से एक कम्युनिटी को बहुत ही गुस्सा आ गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब रूल क्या था? कि आपको पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बट उन्होंने पीस एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा, तो उन्होंने क्या कर दिया? उस रूल को ब्रेक कर दिया। जब रूल ब्रेक हो जाएगा उसको कहते हैं डी टेरिटोरियलाइजेशन। चलो, अब रूल ब्रेक होने के बाद नया ऑर्डर, नया रूल जब दोबारा बनेगा उसको कहते हैं री टेरिटोरियलाइजेशन। बस, दैट्स इट। यहां पर खत्म हो जाता है हमारा कल्चर स्टडीज फाइनली। फाइनली, ठीक है, अब हम लोगों ने कल्चर स्टडीज को खत्म कर दिया है। अब आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप प्लीज इस वीडियो के नीचे लिखें, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो कि इसका इवैल्यूएशन कब हो कल्चर स्टडीज का। उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस होंगे, इफ नॉट 100 तो 50 to 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जो प्रेफरेबल टाइम है, आज है ट्यूसडे, यस ट्यूसडे, सो वेडनेसडे नहीं, थर्सडे, या तो फ्राइडे या सैटरडे या संडे, इन 3 दिनों में आप सिलेक्ट करके मुझे बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, इवैल्यूएशन कौन से दिन हो। जो मैक्सिमम रिप्लाईज आएंगे अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को कल्चर स्टडीज में मजा आया। ये सारे के सारे राइटर्स थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट, को अच्छे से पढ़िए। चलिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको याद करके चैट बॉक्स में लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली आई हैव ग्रैब्ड दिस समर JRF 2025। थैंक यू सो मच लर्नर्स, ऑल द बेस्ट, एंड यस, JRF is around the corner. Enjoy.